सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कंप्लीट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट के जो भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए, उसकी हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको ये सभी जो लेक्चर हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम कंप्लीट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे जो चैप्टर फर्स्ट के एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आप पहला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी r मीटर त्रिज्या के गोले को Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखना बेटा, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, आप ध्यान रखना। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखा के अनुदिश वैद्युत विभव बढ़ता है या घटता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वैद्युत बल रेखा के अनुदिश वैद्युत विभव बढ़ता है या घटता है। तो आप ध्यान रखना बेटा कि वैद्युत बल रेखा के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई आवेशित कण एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि जो कोई आवेशित कण है वो एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो कण का पथ आप ध्यान रखना कैसा होगा, परवलयाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये, वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। तो दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बल 4 गुना हो जाएगा। इसको हमने न्यूमेरिकल में सॉल्व कराया है, आप वहाँ से भी कर सकते हो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। नए बच्चे हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं आप लोग उनके पास क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास से जुड़ सकें। देखिए बेटा, नया क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है यानी कि सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। तो आप ध्यान रखना, ऋण से धन आवेश की ओर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र जिसको विक्षेपित कर सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित करता है। तो बेटा ध्यान रखना, अल्फा कणों को विक्षेपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर कहाँ रख दें बेटा, केरोसिन तेल में रख दें, मिट्टी का तेल। ठीक है, तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बल घट जाएगा, यानी कि वायु में ज़्यादा होगा और केरोसिन एसिड में कम हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर।
और प्रोटॉन। आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर गति करेगा, और प्रोटॉन किस टाइप से गति करेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करेगा, ध्यान रखना बेटा, और प्रोटॉन निम्न विभव की ओर गति करेगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक कूलाम धन आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, उनके ठीक बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो 0 होगा, आप ध्यान रखना बेटा। 2 कूलाम धन आवेश, 2, ठीक है, 1 कूलाम धन आवेश यानी कि 2 आवेश हैं एक एक कूलाम के, और कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर आप निकालेंगे EP = E - E होगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि 2 बराबर तथा समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 बिंदु आवेशों के बीच उन्हें मिलाने वाली रेखा के, अगला क्वेश्चन है बेटा, 2 बिंदु आवेशों के बीच उन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। इससे आप आवेशों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा, आवेश सजाती होंगे। आवेश कैसे होंगे, सजाती होंगे, मतलब समान नेचर के आवेश होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। तो आप ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर भी होता है। तो ये तीनों होते हैं, आप ध्यान रखना। आप थ्योरेटिकल क्लास देख लेना, वहाँ पर हमने इनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये तीनों मात्रक होंगे बेटा, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक लिखिए। तो ये होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप लोग लिख लेना इसको अच्छे से, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान, इसको भी आप ध्यान रखना, इसका यूज न्यूमेरिकल में भी होता है और ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परीक्षण आवेश को परिभाषित कीजिए। परीक्षण आवेश क्या है, डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकें। देखो, परीक्षण आवेश को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो परीक्षण आवेश क्या है, एक अति लघु बिंदु आवेश है। परीक्षण आवेश एक अति लघु बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको आप सही से लिख लेना, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और इसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आप लिख लेना बेटा कि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश कैसी राशि है। तो वैद्युत आवेश एक अदिश और व्युत्पन्न राशि है। आप लोग ध्यान रखना, वैद्युत आवेश एक अदिश और व्युत्पन्न राशि है। यहाँ पर बेटा हमने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट करके लिखे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट दोनों में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। पहला नोट है कि आवेशित कण की गति का उसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे बना लेगा यहीं से कि आवेशित कण की गति का उसके परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नोट पॉइंट, बराबर तथा समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अभी पीछे ये क्वेश्चन कराया था हमने, लेकिन वैद्युत विभव 0 नहीं होता है। आप ध्यान रखना बेटा,
बराबर और समान प्रकृति के आवेश, यानी कि आवेश क्या हो, बराबर हो और समान हो, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, बट वैद्युत विभव शून्य नहीं होता है। और देखो यहीं से हमने एक और नोट पॉइंट बनाया है, बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि आवेश तो बराबर होंगे बट एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। और अगला नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो आवेशों को मिलाने के बाद उन्हें अलग करने पर प्रत्येक पर आवेश क्या है, देखो पहले हमने दो आवेशों को मिलाया, यानी Q1, मान लो पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो Q1 Q2 को मिलाने के बाद उनको अगर हम अलग करते हैं तो आवेश बराबर मात्रा में बट जाता है, यानी कि Q1 प्लस Q2 बटे 2। तो आप ध्यान रखना, दो आवेशों को मिलाने के पश्चात उन्हें अलग अलग करने पर प्रत्येक पर Q1 प्लस Q2 बटे 2 आवेश होगा और उन दोनों आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल होगा, ये भी ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखना, अगर हम आवेश को मिलाने के बाद अगर उनको अलग अलग कर रहे हैं तो उन पर आवेश समान मात्रा में बट जाता है। अगला नोट पॉइंट है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर होती है। तो आप ध्यान रखना, हमने समझाया है जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो धन आवेश से दूर, यानी कि धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक, तो एक तो आपने पढ़ा है क्या होता है, कूलाम मीटर। फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, बताया होगा क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो एक तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, एक मात्रक होता है बेटा इसका डिवाई, यानी कि इसको D से डिनोट करेंगे, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, इसको ENM से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसकी हमने वैल्यू भी लिख रखी हैं। तो 1 डिवाई का मान होता है 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर, और 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -28 कूलाम मीटर। तो ये बिल्कुल नया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना बेटा। देखिएगा अगला नोट पॉइंट देखेंगे, अगला नोट पॉइंट है यदि वैद्युत क्षेत्र असमान हो, मतलब समान ना हो, तो उस पर बलयुग्म के साथ साथ एक नेट बल भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना हो सकता है। वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य होगा। क्यों होगा, आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आवेश तो बराबर हैं बट क्या है, एक दूसरे से विपरीत हैं, तो कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है किसी चालक को धन आवेशित किया जा रहा है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा, चालक को धनावेशित किया जा रहा है, इसका मतलब है द्रव्यमान बहुत कम मात्रा में घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे। चालक को धनावेशित किया जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निकल रहा है, तो द्रव्यमान की क्या होगी, कमी होगी। इसको भी हम नोट पॉइंट में आगे समझाएंगे और भी अच्छे से। अगला क्वेश्चन है किसी चालक को ऋण आवेशित किया जा रहा है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ऋणावेशित किया जा रहा है, ऋणावेशित का मतलब हो गया उस चालक पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जब ग्रहण कर रहा है तो द्रव्यमान बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या विद्युत क्षेत्र में दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, नहीं काट सकती हैं, 22 में भी पूछा गया है,
देखिएगा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला देखो, धन आवेशित वस्तु में, धन आवेशित वस्तु में क्या होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, द्रव्यमान की कमी होती है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके साथ साथ उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निकल रहा है। तो धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, द्रव्यमान की कमी होती है, प्रोटॉन की अधिकता होती है। प्रोटॉन की अधिकता का मतलब हो गया कि जो धनावेशित वस्तु है उस पर प्लस का चार्ज और बढ़ जाता है। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, द्रव्यमान की कमी होती है और प्रोटॉन की अधिकता होती है। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, द्रव्यमान की अधिकता होती है और प्रोटॉन की कमी होती है, यानी कि पहले वाले का जस्ट अपोजिट करना है। तो ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, द्रव्यमान की अधिकता होती है और प्रोटॉन की कमी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से कर लेना। और यहाँ पर बेटा 3 नोट हम और कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, स्थिर आवेशित कण, एग्जाम में पूछेगा स्थिर आवेशित कण अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न नहीं करता है। तो देखिएगा, स्थिर आवेशित कण अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करता है। ध्यान रखना बेटा, स्थिर आवेशित कण अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। और देखो यहीं से नेक्स्ट नोट बनाया था हमने कि नियत वेग से गतिमान आवेशित कण अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अगला है त्वरित गति से गतिमान आवेशित कण। तो ध्यान रखना, त्वरित गति से गतिमान आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। और लास्ट में 2 और इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ध्यान रखना बेटा, फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। और आवेश को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, वहाँ पर आवेश का लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हमने आवेश के मात्रक के बारे में विस्तृत चर्चा की है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एमकेएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, और सीजीएस के अंदर हमने आपको ईएमयू और ईएसयू मात्रक भी बताए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने लगभग सभी इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया था। तो ये यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये हमारे चैप्टर फर्स्ट के लगभग सभी कंप्लीट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टर्म में हैं या मान लो सॉल्व करने वाले हैं तो उनको हम सॉल्व करा देंगे, अगर नहीं हुए होंगे देख लेंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखा करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और कोशिश करें बेटा क्योंकि क्लास से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़ने की कोशिश करिए। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल और वेरी शॉर्ट तीनों टर्म्स में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी को जय हिंद।